ये क्लाउड जो है ना, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने और अभी नहीं जाना चाहेंगे उस दिशा का बंटाधार करने के लिए निवासी है। बिहार सरकार यह आप राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहे। शहरी क्षेत्रों में पदस्थापित शिक्षिकाओं के लिए ग्राम दर्शन योजना है यह। और 10 सरकार जो है टीचर में कास्ट क्रीड पैदा कर विद्यालय में बहुरंगी शिक्षक उन्होंने भविष्य में स्थानांतरण के लिए फिर से कमेटी को पुरुष हैं उन लोगों के लिए मातृ परित्यक्तता का अधिकार पत्र है। हम इस नियमावली का पुरजोर प्रतिकार करते हैं और इसके सारे लीगल एस्पेक्ट पर हम लोग विचार करते हुए आगे प्रोसीड करेंगे। स्थानांतरण से संबंधित जो नियमावली लाई गई है, अधिसूचित की गई है, इसकी अधिसूचना के बाद पूरे बिहार में शिक्षकों के बीच तरह तरह के संशय और ऊहापोह की स्थिति है। कई जगह से विरोध और समर्थन के स्वर है। हमसे भी लोगों की अपेक्षा है कि आखिर जो भी उलझे हुए सवाल हैं, इन सवालों को कैसे सुलझाया जाए और इसके क्या लीगल इसके व्यू हो सकते हैं। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हम हैं माननीय उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता आदरणीय नलिन कुमार जी के साथ बात करेंगे इस स्थानांतरण नियमावली पर और पूरी पड़ताल करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे इस पूरे नियमावली की और फिर हम लोग इस पर तय करेंगे कि क्या करना है। सबसे पहले वकील साहब आपका स्वागत है और हम यह जानना चाहते हैं कि राज्य सरकार ने जिस प्रकार से नियमावली लाकर यह तय कर दिया है कि पुरुष शिक्षकों को अपने गृह अनुमंडल से बाहर जाना होगा और पूरे राज्य के शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त विरोध किया है कि 10 ऐसे जिले हैं जिसमें जमुई, बांका, लखीसराय, शेखपुरा, शिवहर, अरवल, जहानाबाद और किशनगंज, ये 8 ऐसे जिले हैं। इन 8 जिलों में एक ही अनुमंडल है। तो एक अनुमंडल वाले जो जिले हैं, तो इन 8 जिले के लोगों का तो ये जिला बदल स्थानांतरण होने जा रहा है। ये किस प्रकार की नियमावली है? ये सभी शिक्षकों को जिला से बाहर करने के लिए क्या किस दृष्टिकोण से देखते हैं? सबसे पहले शिक्षक बंधु मेरा अभिवादन स्वीकार करें। ये आपका जो स्थानांतरण नियमावली सरकार के द्वारा लाया गया है, ये हल्का प्रयास नजर आ रहा है। यदि 10 पॉइंट के स्केल पर देखा जाए तो मुझे लगता है सरकार 2-3 अंक लायक काम करती हुई नजर आ रही है। बावजूद इसके इस जो ये स्थानांतरण के लिए नीति निर्धारण किया गया है, इसमें कई सारी त्रुटियां अभी भी है और कई सारे इसमें जो कंडीशन लगाए गए हैं वो कंडीशन एक तरह से टॉर्चरस है टीचर के लिए। उस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और ये डिस्कशन का हम लोग का मुद्दा है। अब ब्रजवासी जी के द्वारा जो कि काफी आप लोगों के लिए शिक्षक के लिए आप लोग के लिए काफी संघर्ष करते रहे हैं, तो इनके द्वारा स्पेसिफिक अभी हवाला दिया गया है कि कई ऐसे जिला हैं जिनमें मात्र एक सब डिवीजन है और ये लोग सब डिवीजन का कंडीशन लगा दिए हैं कि अपने सब डिवीजन में ही रह सकते हैं। एक सब डिवीजन में कई प्रखंड होते हैं। पता नहीं किस सोच के साथ इन लोगों ने ऐसा नीति निर्धारण किया है, जबकि पुरुष शिक्षक भी एक प्रखंड में यदि अपने स्थानीय प्रखंड में भी रहते उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट उन्हें कम से कम समीपवर्ती प्रखंड में तो रखा जा सकता था, बट सब डिवीजन से बाहर करना ये तो सीधा हुआ कि किसी को 50, 60, 70 किलोमीटर दूर भेज देना, क्योंकि टीचर के लिए टॉर्चरस होगा। आपका ये अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका जो है अटेंडेंस का चल रहा है प्रक्रिया, तो उसमें टाइम फॉलो करना, टाइम एग्जैक्ट कोशिश करते ही है टीचर, लेकिन कई बार क्या बड़े बड़े अधिकारी, आप जाइए क्या डीएम साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, बड़े बड़े अधिकारी क्या एकदम घड़ी देख के वो टाइम से ऑफिस चले जाते हैं? नहीं जाते हैं। कहीं भी आप किसी भी पदाधिकारी किसी भी कार्यालय में जाइए, टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी मतलब 5-10 मिनट आगे पीछे होने के लिए उनका वेतन नहीं काटा जाता है, बट टीचर्स के साथ ऐसा किया जा रहा है। वैसी स्थिति में यदि कोई टीचर बहुत दूर से यदि सफर करके अपने घर जाएगा, घर से स्कूल जाएगा, तो टीचर के साथ बहुत समस्या है, एक्सीडेंट होने की खतरा है, उसके जान माल का भी खतरा है। उसके अलावा सरकार जो आवास भत्ता देती है इतनी कम देती है, 1,500-2 हज़ार रुपया मंथली पड़ता है टीचर को, वो इस विद्यालय के पास वो डेरा लेके भी नहीं रह सकता है। तो ये सब बेसिक समस्या है जिसमें खास करके पुरुष टीचर के लिए पॉलिसी तो एकदम टॉर्चरस है। बेचारे पुरुष टीचर को तो सरकार ने लगता है एकदम उसके साथ सौतेला व्यवहार कर दिया, कुछ भी नहीं दिया उनको। पुरुष होने की सजा है शिक्षकों को
आप पुरुष हैं, इस राज्य के अंदर पुरुष होना एक सजा से कम नहीं है, और उसमें ही यदि शिक्षक हो गए तो खैर और बात ही क्या है। और इसमें विकल्प दिया गया है कि 10 विकल्प आपको चुनने होंगे। जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके लिए तो जिला आवंटित कर दिया गया है, तो ये 10 विकल्प कहाँ से देखिए, 10 अनुमंडल एक जिला में कहाँ से आएगा। इस नियमावली में जो दे दिया गया है कि 10 विकल्प आपको चुनना है, तो अगर अनुमंडल की बाध्यता होगी तो 10 अनुमंडल विकल्प में चुनेंगे। अब जिला आवंटित कर दिए, कैसे हो? देखिए, इस मामले में इनका जो पॉलिसी है उसका कंडिका 2 आइएगा, 2 का रोमन 10 में शिक्षकों से स्थानांतरण पदस्थापन का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा। यथासंभव उन्हें निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिला में पदस्थापित किया जाएगा। अब देखिए, ये कंडिका कितना भेग है। 10 विकल्प कौन सा? 10 विकल्प 10 विद्यालय का विकल्प मांग रहे हैं, या 10 अनुमंडल का विकल्प मांग रहे हैं, या 10 जिला का विकल्प मांग रहे हैं, ये क्लियर नहीं है। उसके अलावा सक्षमता में तो ऑलरेडी ये लोग जिला अलॉट कर चुके हैं। अब तो उसमें था कि जिनको गृह जिला मिल चुका है वो तो गृह जिला में ही रहना चाहेंगे, और जिनको कई महिला शिक्षिकाओं को भी गृह जिला नहीं मिला है सक्षमता में, दूसरे जिला जाना पड़ा है, तो होना ये चाहिए था कि उनको गृह जिला लाने का सरकार को व्यवस्था करना था, तो वो नहीं हो पाया इसमें। तो ये अपने आप में यहाँ भेग है और ये त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। इस पर सरकार को स्पष्ट करना, एक्सरसाइज करना चाहिए सरकार को इस पर। और एक सबसे गंभीर बात, सरकार ने इस स्थानांतरण पॉलिसी के जरिए यह तय कर दिया है कि स्कूलों में जो शिक्षकों की पोस्टिंग होगी वह 30 और 10, मतलब 30% तैयारी वाले होंगे, विद्यालय अध्यापक होंगे, 30% विशिष्ट शिक्षक होंगे, 30% उसमें नियोजित शिक्षक होंगे, और 10% जो है वह मूल शिक्षक संवर्ग के लोग होंगे। मतलब प्रत्येक विद्यालय में बहुरंगी शिक्षक होंगे। यह व्यवस्था भी बनाने की बात की गई, इस पर बताइए क्या करना चाहिए। देखिए, एक तरह से सरकार जो है टीचर में कास्ट क्रीड पैदा कर रहा है। ये 4 तरह के टीचर होते हैं, लेकिन पता नहीं सरकार की सोच से काम कर रहा है कि ये 4 तरह के शिक्षक का कैटेगरी बना दिया है। इससे तो एक मनसा लगता है कि हर स्कूल में ये जो है स्कूल राजनीति का अखाड़ा सरकार बना देगी। आखिर ये 4 तरह का टीचर कंसेप्ट आखिर सरकार का क्या है, ये तो क्लियर ही नहीं हो रहा है। और आखिर कौन सा ये इनको लॉजिक इसके पीछे नजर आया कि एक स्कूल में 30 और 10 का रेशियो ये ले लिए। आखिर इसके पीछे क्या रेशनल है? सब कोई आप क्या मानते हैं? किस टीचर के विषय में आपकी क्या सोच है? ये तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है। ये सब चीज अपने आप में काफी भेदभावकारी लग रहा है। जो अनुपात बनाया गया है उस अनुपात में शिक्षकों की उपलब्धता उस संवर्ग में है या नहीं, यह भी अभी तक तो क्लियर नहीं है। राज्य में जितने 77,000 विद्यालय हैं, तो 77,000 विद्यालयों के लिए इनके पास में क्या रेगुलर टीचर हैं? हाई स्कूल में कितने रेगुलर टीचर हैं आपको मूल संवर्ग वाले शिक्षक? देखिए, कहाँ से लाएंगे 10? प्राइमा फेसी तो ये लग रहा है, ये पढ़ने से प्रतीत हो रहा है कि ये रूल्स फ्रेम करने में किसी भी स्टेक होल्डर से, मतलब संबंधित शिक्षकों से या शिक्षक ग्रुप संगठन से, किसी से कोई भी राय मशवरा नहीं किया गया है। यदि किया भी गया है तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अब बिल्कुल ही एयर कंडीशन कमरे में बैठ के, जिसको ग्राउंड का नॉलेज नहीं हो, बैठ के मनमाने तरीके से रूल्स फ्रेम कर दिया गया है। अब ये रूल्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना मोटा मोटी काफी डिफिकल्ट है। एक बात उसमें, जैसे 30:30:30:10 जो इन्होंने बनाया है, तो इन्होंने तय कर दिया कि प्रत्येक विद्यालय में एक मूल टीचर भी होंगे। यह तय कर दिया कि प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय अध्यापक माने बीपीएससी वाले भी होंगे। यह भी तय कर दिया कि प्रत्येक विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक भी होंगे और प्रत्येक विद्यालय में नियोजित शिक्षक भी होंगे। अभी हाल में इन्होंने एक पत्र जारी किया था जिसमें कहा कि जो बीपीएससी वाले शिक्षक हैं उनको प्रभार दे दिया जाए और जो नियोजित शिक्षक हैं वो ये रहेंगे। तो अब उसके लिए अफरा तफरी मची, और अब कह दिया कि हर स्कूल में मूल टीचर होंगे, तो कहेंगे कि मूल टीचर हेडमास्टर बनेंगे। तो अब ये नियोजित भी उसमें रहे, बीपीएससी वाले भी रहे, मूल संवर्ग वाले भी रहे, कभी बीपीएससी वाले को सीनियर बना देना है। अभी देखिए, अभी जो लाए हैं, जो प्राथमिकता का निर्धारण करना है पोस्टिंग के लिए, तो कह रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक वाले जो हैं वो उनको हम पहले रखेंगे बीपीएससी वाले से। मतलब अब यहाँ पर उसको सीनियर बना रहे हैं। इसके पहले चिट्ठी निकाले तो बीपीएससी वाले को सीनियर बना दिए। जब पोस्टिंग करेंगे तो जब रेगुलर टीचर वाले रहेंगे उस स्कूल में तो वो सीनियर हो जाएंगे। तो कभी इसको बड़ा बनाओ, कभी उसको छोटा दिखाओ, कभी उसको छोटा दिखाओ, तो इसको बड़ा दिखाओ। ये स्कूलों में बिहार सरकार, यह आप राजनीति का अखाड़ा बनाना चाह रहे हैं। बिहार में आप ये शिक्षा सुधार कर रहे हैं कि सबका आपस में सिर्फ फुटबॉल कराना चाह रहे हैं।
तो सभी तरह के शिक्षक को लाओ और सभी में कभी इसमें श्रेष्ठ भावना, कभी उसमें हीन भावना, कभी इसमें श्रेष्ठ भावना, कभी उसमें हीन भावना, यह पैदा करके ये कौन सा शिक्षा सुधार होने वाला है। और अपने गुरुजनों से भी मैं हाथ जोड़ कर अनुरोध करता हूँ, भैया कोई श्रेष्ठ नहीं है या कोई हीन नहीं है। आप जितने भी लोग हैं अगर शिक्षक है तो सभी शिक्षक है। देखिए ना, सरकार तो कर दी ना, चारों तरह के लोग रहेंगे एक स्कूल में और आपस में सिर्फ फुटबॉल करते रहिए, हम बढ़िया तो हम बढ़िया, यही करते रहिए, तब यही हाल सरकार करती रहेगी। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। कहा गया है कि जो भी लोग जिस नियोजन इकाई में पदस्थापित है उनका नियोजन इकाई बदल दिया जाएगा। अब नियोजन इकाई बदलने की बात है, अगर कोई पंचायत में अगर बहाल है कोई, या शिक्षिकाओं के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि अगर कोई शिक्षिका है और वह किसी पंचायत में अगर वह बहाल है तो उसके नियोजन इकाई को ये बदल देंगे। तो जो पंचायत शिक्षिका है वह दूसरे पंचायत में चली जा सकती है, लेकिन जो प्रखंड शिक्षिका होगी उसको उसके लिए प्रखंड बदलना पड़ेगा। अब उसको पंचायत बदलेंगे। अब जो नगर क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में क्या करेंगे, ये शहर वाले को कि जो लोग शहर में हैं उनको गांव में भेजेंगे। तो पटना जैसा जो शहर है, पटना बड़ा शहर है, अब पटना में जितनी भी नगर शिक्षिकाएं थी तो ये सभी गांव में जाएंगी। अब सभी को तब बदल करके, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी और हमारे शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव महोदय हैं, ये स्थानांतरण नियमावली लाए हैं कि शिक्षिकाओं के लिए ग्राम दर्शन योजना लाए हैं। ये तो ग्राम दर्शन योजना की तरह है, बताइए इसमें क्या होगा। नहीं, इसमें जो है ना थोड़ा समझने की क्लेरिफिकेशन की जरूरत है। जैसे कि जो भी सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं तो उन टीचर के लिए वर्चुअली नियोजन इकाई भंगी हो गया, उनका तो कैडर अब जिला कैडर हो जाएगा। तो लेकिन पोस्टिंग में महिला टीचर का ये ख्याल रखना है कि वो चाहे पूर्व में प्रखंड शिक्षक रही हो या पंचायत शिक्षक, वो अपने पंचायत में नहीं रहेंगी, न मायके के पंचायत में रहेंगी, न ससुराल के पंचायत में रहेंगी, और न ही जिस पंचायत में उनका विद्यालय है, 3 पंचायत उनको छोड़ना पड़ेगा। 3 पंचायत के अलावा दूसरा पंचायत में वो जा सकती है। महिला शिक्षिकाओं के लिए ये प्रावधान किया गया है। और पुरुष का तो खैर अनुमंडल ही चेंज कर देना है, क्योंकि काफ़ी टॉर्चरस है। और जहाँ तक शहर का लिया गया, शहर का संदर्भ, जैसे पूरे शहर को एक इकाई मान लिया गया है। तो जैसे पटना का उदाहरण दिए तो पटना काफ़ी दूर में फैला हुआ शहर है। पटना ही क्या, आपका मुजफ्फरपुर हुआ, गया हुआ, भागलपुर हुआ, इस तरह के बड़े सिटी जो है वो काफ़ी दूर में फैले हुए हैं। इवन ऐसे सिटी में सिर्फ महिला शिक्षिकाओं का यदि वार्ड भी बदल दिया जाता, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में उनका कर दिया जाता, वो भी काफ़ी होता। पर पता नहीं सरकार किस मानसिकता से सोच रही है। क्या पटना के महिलाओं को पटना से उठा के गांव में कर दीजिएगा तो उनके लिए पूरे पटना क्रॉस करके फिर ग्रामीण एरिया में जाना उनके लिए मुश्किल होगा, और ग्रामीण एरिया के महिलाओं को वहाँ से लाके पटना रख दीजिएगा तो उनको वहाँ से वहाँ आने में दिक्कत होगा। तो ये सब कुछ चीज़ परेशानी है, सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। सरकार खास करके उनके ऑफिसर से निवेदन है कि वो कृपया अपने थोड़ा सा ईगो को साइड करें और स्टेक होल्डर को आमंत्रित करें। इस नियमावली में एकदम स्पष्ट रूप से कई सारी त्रुटि है, और यदि चाहते हैं कि हाँ कुछ सुधार हो, कुछ अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, तो स्टेक होल्डर्स की सुने। बिना सुने इसका त्रुटि का निराकरण नहीं होगा। कई सारा त्रुटि ऐसा है कि आप कागज पर बना लिए हैं, जब इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का गड़बड़ी अचानक से शिक्षा व्यवस्था में पैदा हो गया, संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब त्रुटि इसमें एकदम क्लियर है। और सरकार ने जो नियमावली बनाई है, इस नियमावली में एक बात है कि शिक्षिकाओं को उनके जो भी वैकल्पिक जो उनके पंचायत होंगे उसमें उनकी पोस्टिंग हो जाएगी, तो वह अपने परिवार के साथ रह सकती हैं। लेकिन जो अगर पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो पति जाएंगे अनुमंडल से बाहर, तो 8 जिले के जो लोग हैं पति चले गए जिला से बाहर। और अब पत्नी जो है क्या करेगी उस स्थिति में, तो अगर पति पत्नी में से कोई एक अगर नौकरी में है, पत्नी अगर नौकरी में है और पति नहीं है, तब तो वह पति के पास जा सकती है। लेकिन पति और पत्नी दोनों नौकरी में है तो उस स्थिति में क्या होगा, पति तो चला जाएगा अपने जिला से बाहर, अनुमंडल से बाहर, और पत्नी जो है पंचायत बदल के आसपास में रहेगी तो कहाँ जाएगी। और अगर पति के पास जाना होगा तो फिर उसको भी अपना अनुमंडल बदल के ही वहाँ जाना पड़ेगा। देखिए, इस सब पर राज्य सरकार का पूर्व से भी समान प्रशासन विभाग का पत्र वगैरह है, पति पत्नी के ग्राउंड पर ट्रांसफर होते रहा है, और ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के द्वारा भी कई बार डायरेक्शन दिया गया है। कई शिक्षक या कई दूसरे कर्मी भी पिटीशन फाइल करते हैं, रिट पिटीशन ट्रांसफ़र के लिए, और फेवरेबल ऑर्डर आता है
तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पति ही पोस्टेड हो वहीं पत्नी जाए या पत्नी पोस्टेड है वहाँ पति जाए, ऐसा कोई बंदिश नहीं है। ठीक, बट है कि उसको सरकार को सहानुभूतिपूर्वक कंसीडर करना है। तो ये बंदिश बांध देना कि पत्नी का ही ट्रांसफर होगा पति वाले स्थान पर, तो पति को तो मंडल के बाहर ऑलरेडी भेज ही चुके हैं, भेजने का प्रावधान कर ही दिए हैं। तो पता चला जो पत्नी को जो पंचायत का सुविधा मिल रहा था वो भी सुविधा खत्म हो गया, वो भी अनुमंडल के बाहर जाए। पति पत्नी दोनों एक ही जगह पोस्टेड हैं, एक ही प्रखंड में है, अगर अपने गृह क्षेत्र में है तो पति चला गया बाहर, अब पत्नी भी बाहर जाए, नहीं तो उस स्थिति में पति तो आ नहीं सकता है यहाँ पर। तो पति पत्नी नहीं, या तो अगर पत्नी के पास रहा है तो पति नौकरी छोड़े, यही ना हो सकता है। ये कौन नियम वाली? ये जो पॉलिसी सरकार लाई है और ये अचानक से क्या कहा जाए, अचानक से चाहती है जो आमूल चूल परिवर्तन हो जाए, ये कहीं से भी व्यवहारिक नहीं होता है। इस पर कुछ पत्र भी है सामान्य प्रशासन विभाग का, कार्मिक विभाग का, तो ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाए तो कितने % का किया जाए, ताकि किसी सपोज दैट किसी कार्यालय या किसी स्कूल से अचानक से आप सारे स्टाफ को बदल दीजिए, सारे टीचर को हटा दीजिए, तो वहाँ बिल्कुल अव्यवस्था का स्थिति आ जाता है। तो उस पर पत्र है कि कितने % का ट्रांसफर आप कर सकते हैं मैक्सिमम एक बार में। ठीक, हाँ, नहीं तो उसमें है जो उहापोह की स्थिति हो जाएगी। जैसे सपोज दैट किसी स्कूल के सारे टीचर का आप ट्रांसफर कर दिए एक साथ, अब क्या होगा, नया टीचर वहाँ जो चार्ज लेने आएंगे उनको बहुत सारा रिकॉर्ड की जानकारी नहीं होगी, बहुत सारा कुछ लोकल एरिया की जानकारी नहीं होगी, और हाँ बच्चा और बच्चों के गार्जियन के साथ उनका कोलेब्रेशन नहीं होगा, तो प्रैक्टिकल रूप में ये कुल मिला के अव्यवस्था पैदा कर देगा। इसीलिए कह रहे हैं कि रूल्स फ्रेम करने वक्त लगता है एसी में बैठ के, एयर कंडीशन रूम में बैठ के पूरी तरह से एक बार नया सिस्टम, नया सेटअप, ऐसे नहीं होता है। परिवर्तन का नियम ही है कि धीरे धीरे होता है। कारज धीरे होता है, काये हो तधीर, समय आवे तरवर फले केतक सींचो नीर। नहीं, यहाँ सारे किरानी को बदल दीजिए, फाइल वहीं पर छोड़ दीजिए, किसको पता रहेगा नया किरानी को कौन फाइल कहाँ। अभी कल हमको है IAS ऑफिसर लोग के सोच पर हमको बहुत सोचना आ जाता है कि पता नहीं लोग का कौन सा सोचने का तरीका है। ये लोग परिवर्तन कुछ भी नहीं कर पाए। 70 साल 75 साल देश को आजाद हुए कितना परिवर्तन हुआ, क्या हुआ, वो हम लोग भी देख रहे हैं। इधर तो जाके हमारा कानून बदला है, हम लोग का IPC जो अंग्रेज का बनाया हुआ था चल रहा था, तो सारा तो हम लोग देख रहे हैं। बावजूद इस तरह के माइंड सेट से काम करना, किसी भी परिवर्तन के लिए आप स्टेक होल्डर से बिना चर्चा किए कैसे कर सकते हैं? सारा संघ विरोध कर रहा है, टीचर विरोध कर रहे हैं, ये बहुत दुखदायक है बिहार के एजुकेशन सिस्टम के लिए। नहीं, वो तो ये भी तय हो गया है कि लिख दिया इन्होंने कि धरना प्रदर्शन करने वाले, जो भी आंदोलन करने वाले लोग होंगे उन लोगों को प्रमंडल से बाहर भेज दिया जाएगा, काला पानी की सजा। अच्छा, तो इनका ये क्लाउज जो है ना, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में टेस्ट होने लायक है। ऐसा नहीं है, इनका पूर्व का भी कई नियमावली को डस्टबिन में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फेंक चुका है। ये भारत के संविधान को पलट देंगे। आर्टिकल जो हम लोग को फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आर्टिकल 19 का वायलेट कर देंगे। विरोध करने वाले पर कार्रवाई होगी। नियमावली है इनका, ये मैग्ना कार्टा है। यह जो स्थानांतरण नियमावली है, ये बिहार सरकार का मैग्ना कार्टा है नहीं? अब इनको फॉलो करिए, है नहीं? साइमन कमीशन बनाए थे, ये साइमन कमीशन का रूल है, ये विरोध करिएगा तो सीधे विरोध करना हर आदमी का मौलिक अधिकार है। लोकतांत्रिक मर्यादा में रह के कोई भी व्यक्ति विरोध कर सकता है। अब जरा एक चीज पर बात करें कि बिहार सरकार ने तय कर दिया है कि अगर महिलाओं की जो पोस्टिंग होगी। कितनी प्यारी है आपकी जुत्ती, बहुत मिस करती। तो फिर ढूंढते मेले में है कि अगर महिलाओं की जो पोस्टिंग होगी बगल के पंचायत में, महिलाओं को, विधवा को, दिव्यांग को, शिथिलांग को, निःशक्त को, गंभीर रूप से असाध्य रोग से पीड़ित जो भी बीमार हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने कहा है कि हम इनको निकटवर्ती पंचायत में उनकी पोस्टिंग करेंगे। तो बीमार अगर कोई होगा तो उस बीमारी में तय कर दिया है कि पति पत्नी में से कोई बीमार हो, बच्चा बीमार हो, यही पति पत्नी बच्चा, कैंसर रोग, किडनी संबंधित है, हाँ, जो भी बीमारी की बात की है इन्होंने। तो इस प्रकार की विषम परिस्थिति वाले लोगों को, तो उसमें कहा है कि पत्नी, बच्चा, पति पत्नी और बच्चा, बस 3 ही का इन्होंने दिया है। तो क्या माँ बाप को इसमें नहीं रखा जाना चाहिए? जिसके पास में जो इकलौता संतान हो, बेटा एक वो है, और उसका बाप माँ जीवित है, उसको बूढ़ा माँ बाप है, सास ससुर है उसमें, तो यह जो नियमावली है, मुझको तो लगता है कि मातृ पितृ परित्यक्त अधिकार अधिनियम इन्होंने लगाया कि मातृ पितृ परित्यक्तता का अधिकार है माननीय
माननीय सीएस साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने राइट दे दिया शिक्षकों को कि अपने माँ बाप को छोड़ दो। या कौन सा राज्य बनाना चाहते हैं आप? यह मातृ पितृ परित्यक्तता अधिकार अधिनियम है आपके स्थानांतरण नियमावली। बताइए, रक्त संबंधी जो भी निकटतम आश्रित रक्त संबंधी कोई भी थे, माता पिता हो या सास ससुर हो, उसको तो इस परिधि में रखना चाहिए। इसको इन्होंने कैसे हटा दिया? देखिए, बीमारी के ग्राउंड पर जो सरकार रिलैक्सेशन दी है, वो रिलैक्सेशन बीमारी के ग्राउंड पर पर्याप्त नहीं है। जब आप खुद मान रहे हैं कि वो फिजिकली हैंडीकैप है या गंभीर बीमारी से ग्रसित है, कैंसर है, हार्ट डिजीज है या किडनी डिजीज है गंभीर, तो उनके लिए आपको पंचायत का भी बंदिश नहीं रखना चाहिए। उनको वहाँ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ठीक है, महिलाओं का आप पंचायत से बाहर कर दिए, ठीक है, महिलाओं में उसको ठीक है, उसका ज़्यादा कोई विरोध नहीं कर रहा है उसका, लेकिन ये जब आप मान रहे हैं खुद की हैंडीकैप है या गंभीर रोग से ग्रस्त है, तो इनको फिर पंचायत से बाहर करने का ये चीज उसमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एकदम कहीं सही नहीं। उसमें पुरुष को इन्होंने नहीं दिया, कल महिला को दिया। नहीं, पुरुष को भी ये मिलना चाहिए, पुरुष के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो भेदभाव पुरुष के लिए है इसमें। बीमारी के ग्राउंड पर भेदभाव कीजिएगा तो ये तो आर्टिकल 14 में भी टेस्ट हो जाएगा। कल जो है कटिहार जिले के एक शिक्षक ने मुझको मैसेंजर पर मैसेज किया कि सर, मेरा जो अनुमंडल है वहाँ से दूसरा अनुमंडल का क्षेत्र जो है वो 90 किलोमीटर की दूरी पर है और मैं इकलौता हूँ अपने परिवार में, मेरे 90 वर्ष के पिताजी हैं, हम सब क्या करेंगे? तो बताइए कि अगर पुरुष है तो उसको माँ बाप का तो दिया ही नहीं है बीमारी के आधार पर, तो ये पुरुष क्या करेगा उस स्थिति में? तो वो माँ बाप को छोड़ के क्या करे? ये मातृ परित्यक्तता अधिकार पत्र है या क्या है ये नियमावली? क्या होगा? देखिए, सरकार एकदम अव्यवहारिक रूप से इसमें काम कर रही है। होना चाहिए कुछ, किया जा रहा है कुछ। अब टीचर से आप अपेक्षा कीजिए, एक चीज समझने की है कि टीचर और क्लर्कियल जॉब, ऑफिशियल जॉब, दोनों दो नेचर का जॉब होता है। टीचर का जो जॉब होता है वो टीचर को सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी से उसका अच्छा कोलेब्रेशन होना चाहिए, बच्चों से, बच्चों के गार्जियन से। और टीचिंग जॉब एक दूसरे तरह का जॉब है, क्रिएटिव जॉब है। इसको सेम उसी प्रशासनिक डंडा से इसको ट्रीट कीजिएगा तो कहीं ना कहीं समस्या आना है। उसके अलावा रहा पोस्टिंग करने का सवाल, इतना दूर पोस्टिंग यदि अनुमंडल से बाहर 90 किलोमीटर बता रहे हैं, यदि कीजिएगा तो वो टीचर ढंग से काम कर पाएगा। आप अपने जिला मुजफ्फरपुर जिले में देखिए ना, मुजफ्फरपुर जिले का जो 1 नंबर पंचायत होगा, मुझको लगता है अहियापुर होगा, साहेबगंज का, जो केसरिया के नजदीक है और ये पश्चिम अनुमंडल में है। इनको अगर पूर्वी अनुमंडल में भेजा जाएगा तो वहाँ से मुजफ्फरपुर के मुख्यालय की दूरी 70 किलोमीटर होगी। अगर केवल मुख्यालय की बात करें तब, और इनको अगर भेज दिया जाए गायघाट तो क्या होगा? तो 150 किलोमीटर दूरी पर। अनुमंडल का जो प्रिंसिपल लिया गया है वो बिल्कुल अव्यवहारिक प्रिंसिपल है। ये इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, नहीं तो असंतोष बना रहेगा। ठीक है, आप पावर में हैं, आपके पास पावर है, आप जो चाहिए जो करिए, कर ही रहे हैं, किसी का सुन नहीं रहे हैं, लेकिन जो चीज़ गलत हो रहा है उसका तो विरोध होगा ही होगा। और ये स्थानांतरण नियमावली में इन्होंने एक बात और लिखा है कि जो बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक हैं, जो जहाँ हैं उनका जबरन स्थानांतरण नहीं होगा, वो जहाँ हैं वहाँ बने रह सकते हैं। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो उनका स्थानांतरण होगा। तो अभी तक के नियमावली से तो प्रतीत होता है कि उनको जबरन सरकार हटाएगी। नहीं, तो वो उसका तो देखिए, उनका तो पूर्व में जो के पाठक थे, अब उनका क्या काम करने का स्टाइल प्रक्रिया था किसी से छुपा हुआ है नहीं। तो के पाठक किस हेस्ट में फैसला लेते थे, तो उनके द्वारा उस समय जो वो नियमावली बनवा के और पास किया गया, उसमें वो जानबूझ के क्लॉज छोड़ा गया कि विशिष्ट शिक्षक आप उसी दिन से बनिएगा जिस दिन से स्कूल में ज्वाइन कर लीजिएगा, नए स्कूल में, नए पदस्थापित विद्यालय में। वो तो जान के वहाँ पेच फंसा के गए हैं और सरकार का मंशा भी वही है। मतलब विशिष्ट शिक्षक बनना है तो आपको आवेदन करना ही पड़ेगा, यह बाध्यता है। तो आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, अलॉटेड स्कूल में तो अप्लाई करेंगे तभी, मतलब कि आप वहाँ पर रुकने, अगर रुके हैं अप्लाई क्या वेरिफिकेशन तक हो चुका है इन लोगों का। अच्छा, जो वेरिफिकेशन करा लिए और अभी नहीं जाना चाहेंगे उनके लिए नहीं आना चाहेंगे तो इस पर सरकार क्या व्यू लेता है? यदि अभी कोई शिक्षक रिटर्न में दे दे कि हम आपका जो आपके तरफ से विशिष्ट शिक्षक का जो हम लोग को कंडीशन लगा जा रहा है हमको स्वीकार नहीं है और अपना दावा हम वापस लेते हैं, तो सरकार क्या इस पर निर्णय लेती है इस पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन हमको लगता है अपना दावा को वापस लेने का अधिकार तो सुरक्षित कानूनी रूप से है ही। यदि कोई ले ले तो हमको नहीं लगता है सरकार दंडात्मक कार्रवाई कर पाएगा, करेगा तो निश्चित रूप से कोर्ट माननीय न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर देंगे। ऐसे जो विशिष्ट शिक्षक के दर्जे की बात है तो नए विद्यालय में योगदान की तिथि से ये कह रहे हैं, योगदान कराना सरकार की जवाबदेही थी। तो इस पर तो
इन लोगों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा तो उसी डेट से मिलना चाहिए जिस डेट में ये पास कर गए। निश्चित निश्चित आपने सरकार ने क्राइटेरिया बनाया कि मेरा सक्षमता परीक्षा पास करो, शिक्षक पास कर गए तो पास कर गए। अब पोस्टिंग करने में आप फेल कर गए, पूरी तरह से फेल कर गए, तो आप फेल कर गए तो उसका सजा शिक्षक को क्यों? उसको तो उसी दिन से सारा लाभ राज्यकर्मी का मिल जाना चाहिए। आपके यदि नियमावली में ये चीज है तो अमेंडमेंट की जरूरत है। नियमावली ही दोषपूर्ण है इस पॉइंट पर। पूर्व में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कुछ मामलों में दिया गया, जैसे कि ट्रेनिंग कराने में सरकार का कंडीशन था कि इतने दिनों में 3 साल के अंदर में ट्रेनिंग कराना था अब्दुल समद केस में, और सरकार चूक गई तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि नहीं 3 साल जैसे इनका पूर्ण जाता है इनकी नियुक्ति का अनट्रेंड में, और उस दिन से भले ही आप ट्रेनिंग कभी भी कराएं लेकिन उस दिन से उनको ट्रेंड का वेतन मान दीजिए। इसी तरह से ट्रेनिंग की इशू पर और हुआ था मामला, जिसमें कि ट्रेनिंग में विलम्ब हुआ था, जिस कारण से सरकार को पूर्व के डेट से देना पड़ा था ट्रेंड का स्केल। तो यहाँ भी ये स्थिति बन जाएगी। कोई कोर्ट चला गया तो माननीय न्यायालय द्वारा कहा जाएगा कि ठीक है परीक्षा पास कर गया कैंडिडेट, तो कैंडिडेट का जो है जिम्मेवारी खत्म हो गया और आप अपने जिम्मेवारी में फेल रहे हैं, इसलिए आप उस नीति से दीजिए इनको राज्यकर्मी। मिला करके जो हम लोग देख रहे हैं प्रत्येक बिंदु पर सरकार जो है वह इलीगल फैसला ली है, अव्यवहारिक फैसला ली, मनमानी, कई बिंदु पर बिल्कुल मनमानी, एकदम जो है हम करेंगे, किसी का नहीं सुनेंगे। अच्छा, यह जो तय किया गया है कि प्रत्येक 5 साल पर शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, मतलब आपका जो कार्य क्षेत्र बदल दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी 5 साल पर आपका भी राज्य अगर बदल दिया जाए तो कितना अच्छा रहता है जी। अगर मान लीजिए आप इतना बढ़िया सुशासन चला रहे हैं बिहार में, 5 साल के बाद में यूपी में भी बहुत बढ़िया सुशासन चला सकते थे। कुछ दिन के लिए आपको केरल में भी भेज दिया जाता, 5 साल के लिए तमिलनाडु में भी भेज दिया जाता। सारे विधायकों का भी क्षेत्र बदल दीजिए 5 साल के लिए। 5 साल तक विधायक लोग तो अपना अपना क्षेत्र में क्या क्या करते हैं तो आप लोग देख ही रहे हैं। ओ भैया, आगरा ही बस है क्या? हाँ आगरा है। हाँ। और दिल्ली? ये तो सब चीज देख रहे हैं। विधायक लोग तो पावर में रहते हैं तो सारे प्रशासन को भी अपने हिसाब से चलवाते हैं, तो ये लोग तो इतना प्रभाव कायम कर लेते हैं। तो 5 साल पर इनका क्षेत्र क्यों नहीं बदल दिया जाता? 5 साल पर शिक्षक को बदल दीजिएगा और 5 साल पर, या कितना व्यवहारिक है? क्या यह अन्य कर्मचारियों की तरह इनका स्थानांतरण करना उचित है? बोल ही चुके हैं डिस्कशन में कि अन्य कर्मचारी और शिक्षक के स्टेटस में अंतर होता है, दोनों के वर्क कल्चर में भी अंतर होता है। तो उसको सरकार को ऐसे ही आप कई स्टेट में जाइए, कई जगह देखिए, टीचर का ट्रांसफर पॉलिसी एक अलग ढंग का ट्रांसफर पॉलिसी होता है, जो कि आम कर्मचारी और आम ऑफिसर की तरह नहीं होता है। तो इसको सरकार को समझना होगा। नहीं समझेगा तो यदि नहीं सरकार के अधिकारी इस बात को समझते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में समस्या होगा, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद स्कूल में एजुकेशन इम्पार्ट करने में समस्या होगा। ये समस्या होना है। स्कूलों में हम लोग देखते हैं कि जिन बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं तो बचपन से ही उस बच्चे की एबिलिटी हम लोग पहचानते हैं, उसके IQ लेवल को पहचानते हैं। अगर किसी बच्चे के साथ कोई 3 साल तक कनेक्टेड रहा है, 4 साल तक कनेक्टेड रहा है, तो उसके बाद में उसके लिए वह बेहतर उसको गाइड कर सकता है। लेकिन हर 5 साल पर बदल दीजिएगा तो हमेशा उसका इंस्ट्रक्टर, उसका गाइड बदलता रहेगा, तो स्वाभाविक है, मुझे लगता है कि ये शिक्षा को बर्बाद करने की ओर इसको धकेलना है। और ये नियमावली मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है इससे कुछ बेहतर होने जाने पर। एक और बात है कि इन्होंने भविष्य में स्थानांतरण के लिए फिर से एक कमेटी की बात की है। प्रमंडल स्तर पर भी स्थानांतरण ये करेंगे, जिला स्तर पर करेंगे, राज्य स्तर पर करेंगे, क्या क्या स्थानांतरण करेंगे, इसके लिए IAS लोगों की कमेटी बनी है। ये कमेटी कितना आपको व्यवहारिक अगर ये कमेटी लग रही है? जाहिर सी बात है 3 लेवल पर कमेटी बनाया गया है। यदि जिला लेवल पर स्थानांतरण हो रहा है तो DM लेड कमेटी है, और डिविजनल यदि परमंडल स्तर पर स्थानांतरण हो रहा है, कोई परमंडल के एक जिला से दूसरे जिला आना चाहते हैं तो उनके लिए कमिश्नर लेड कमेटी बनाया गया है, और बाकी सेक्रेटरी लेड कमेटी बनाया गया है। राज्य स्तर पर कोई राज्य के एक परमंडल से दूसरे परमंडल में आके किसी जिला में जाना चाहता हो तो ये बनाया गया, और सारे कमेटी के हेड IAS ऑफिसर्स को बनाया गया है। अब इसमें मेन दिक्कत ये है कि अब सारी जगह तो IAS ऑफिसर्स को बनाया गया, ये इतने अपने प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होते हैं कि ये इस पर कितना ध्यान दे पाएंगे, कितना वास्तविक जरूरत को समझेंगे। तो उसके अलावा इनमें सारे DDC लोग को भी डाला गया है। तो कहने का मतलब ये कमेटी जो है ये ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा। होना व्यवहारिक ये चाहिए था कि इस कमेटी में शिक्षक कुछ प्रतिनिधि को भी डालना चाहिए था, MLC को डाला जा सकता था, कुछ लोकल सांसद को डाला जा सकता था,
इसको बेहतर बनाया, शिक्षा विभाग का अधिकारी का होना था। अब IAS ऑफिसर का जो कार्यशैली होता है वो बिल्कुल दूसरे ढंग से कार्य करते हैं। उनका कार्यशैली जो होता है बिल्कुल प्रशासनिक खनक वाला होता है, वो बहुत लिबरल सोच नहीं रखते हैं और व्यवहारिक ग्राउंड पर क्या जरूरत। इसीलिए देखिए कहीं भी कोई शोध संस्थान होता है, हमारा DRDO है, इसरो है, उसके हेड IAS ऑफिसर्स तो नहीं होते हैं जनरली, क्योंकि सरकार भी समझती है कि वहाँ बैठा देने पर क्या नतीजा होगा शोध संस्थान का। चलिए, और सॉफ्टवेयर की बात हुई है कि पोस्टिंग जो होगी सॉफ्टवेयर तो होगी। कई बार जो सॉफ्टवेयर बना वो सॉफ्टवेयर बनते बनते करप्ट कर गया। ये सॉफ्टवेयर कितना आपको लग रहा है सक्सेस होता है? इस सॉफ्टवेयर का अपने आप में एक रहस्य है। इस सॉफ्टवेयर सरकार का पंचवर्षीय योजना भी नहीं, ये कौन सा योजना है। पिछले बार भी नियमावली में था, नियमावली 20 में नियोजित शिक्षकों का सॉफ्टवेयर बनते रह गया। जब भी सचिवालय से संपर्क करिए तो सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। हमको तो एकदम क्लियर लगता है कि सॉफ्टवेयर है ना, किसी इशू को लटकाने का क्लियर फंडा है कि एकदम काम हो ही नहीं पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो पूरा माजरा है और पूरी जो नियमावली है कानूनी रूप से, व्यवहारिक रूप से बिल्कुल गलत है। हाँ, एक चीज में कह सकते हैं कि शिक्षिकाओं को जो स्वैच्छिक दिया गया है आसपास में, तो उनको कुछ लाभ होता दिख रहा है। इसके अलावा पूरे शिक्षा का बंटाधार करने के लिए नियमावली है। और कुल मिलाकर के मेरी नजरों में शहरी क्षेत्रों में पदस्थापित शिक्षिकाओं के लिए ग्राम दर्शन योजना है यह। और जो पुरुष हैं उन लोगों के लिए मातृ परित्यक्तता का अधिकार पत्र है यह। अपने माँ बाप को छोड़ दीजिए, इसके लिए सरकार ने राइट दे दिया है। हम इस नियमावली का पुरजोर प्रतिकार करते हैं और इसके सारे लीगल एस्पेक्ट पर हम लोग विचार करते हुए आगे प्रोसीड करेंगे।